वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि विजिबल और यूवी रेंज में काम करता था। अब हम पढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड या आईआर इसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वाइब्रेशन होता है। अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए, यहां पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। इसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार की है। पहला है स्ट्रेचिंग, ठीक है। दूसरा है बेंडिंग। मान लीजिए कोई केमिकल है या कोई एलिमेंट है, ठीक, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, और ये आ गया लाइन ऑफ केमिकल। और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी ऐसे हो रहा है, ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन हो रहा है अलोंग द केमिकल बॉन्ड। कैसे हो रहा है? अलोंग द केमिकल बॉन्ड, यानी जहां पर लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है अलोंग लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड, अलोंग द लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड, अलोंग द लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वाइब्रेशन ऑकर्स अलोंग द लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में क्या है? केमिकल बॉन्ड है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये तीन मॉलिक्यूल है, यहां पर लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड तो ये आ गई, लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड तो ये आ गई, और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है वाइब्रेशन। ठीक है। बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन दो प्रकार का है। एक आ गया स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में वाइब्रेशन कैसे होता है? वाइब्रेशन ओकर अलोंग द लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिस डायरेक्शन में केमिकल बॉन्ड की लाइन है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा। और बेंडिंग में क्या होगा कि जो केमिकल बॉन्ड की लाइन है, लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो अलग रहेगी और वाइब्रेशन अलग डायरेक्शन में होगा। इसे हम क्या कहेंगे? बेंडिंग कहेंगे। ये वाइब्रेशन की बेसिक दो टाइप्स है। अगर मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आगे बात करूं, देखिए अगर आगे बात की जाए तो यहां पर जो वाइब्रेशन होता है, हर केमिकल फंक्शनल ग्रुप है, जो हर फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। जैसे मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर जो वाइब्रेशन होगा वो होगा 9 गुना 10 की पावर 13 टाइम्स पर मिनट। देखिए यहां पर वाइब्रेशन की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 गुना 10 की पावर 13 टाइम्स पर मिनट, इसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहां पर कोई और फंक्शनल ग्रुप आएगा तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जिससे हम उस फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर पाएंगे। ठीक है। यहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है, उनका एक डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है।
क्या होना जरूरी है? डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है, डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है, जो कि यहां पर जो मॉलिक्यूल आएगा वो पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसका एक डाइपोल मूवमेंट होना क्या है? जरूरी है, और वो कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसे हम आगे पहचान करने के लिए आइसोटोप से लेबलिंग भी कर सकते हैं, आइसोटोप से लेबलिंग भी कर सकते हैं, लेबलिंग भी कर सकते हैं। देखिए वाइब्रेशन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 9 गुना 10 की पावर 13 टाइम्स पर मिनट। ये किसी फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का एक फिक्स डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैसा होगा? एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। आइसोटोप्स के साथ हम लेबलिंग भी कर सकते हैं। अब इसके यूजेस देखें। देखिए अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पहला यूज है किसी फंक्शनल ग्रुप की पहचान में, फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और दूसरा है जो आइसोमर्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में, आइसोमर्स की डिटेक्शन में, ठीक। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हो गए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 क्या है? आइसोमर्स है। उसी तरह कार्बन का आइसोमर्स है, उनकी डिटेक्शंस में इसका यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की अगर हम बात करें, पहली बात ये रेडियो वेव पे काम करते हैं, किस पे काम करता है? रेडियो वेव पर काम करता है। दूसरी चीज ये किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी पर बेस्ड है, न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी पर बेस्ड है। चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी, यानी न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी में कितना चेंज हुआ उस पर आधारित है, चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी पर, ठीक है। ये बेसिकली न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। न्यूक्लियाई की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है? शो करता है। और किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी में कितना चेंज हुआ उस पे ऊपर ये बेस है। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर प्रत्येक न्यूक्लियाई टाइनी मैग्नेट के रूप में काम करते हैं, टाइनी मैग्नेट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। एक टाइनी मैग्नेट के रूप में काम करते हैं। यहां पर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस पर जो स्पिन आता है, क्या आता है? स्पिन आता है, वो 1/2 का मल्टीपल होता है, और वो स्पिन प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अच्छा, वो प्लस और माइनस कब आएगा उसे देखते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ये रेडियो वेव पर काम करता है,
ये न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी में जो चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है, जो न्यूक्लियाई एक टाइनी मैग्नेट के रूप में काम में करते हैं। यहाँ पर जो स्पिन होता है वो 1/2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और ये कोई न्यूक्लियस है जो कहा क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। यदि न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार स्पिन हो रहा है, देखो इस प्रकार, या इसको ऐसे लिख देता हूं, इस प्रकार स्पिन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ काम कर रहा है, स्पिन कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ। ये कैसा एंटी पैरेलल, या स्पिन कैसे हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। इस तरह ऊपर, ठीक, ये होगा ऐसे, कुछ इस प्रकार से। ये स्पिन कैसा है, पैरेलल स्पिन है। जब एंटी पैरेलल स्पिन हो रहा है तो मान क्या आएगा, -1/2, -1/2। और जब पैरेलल स्पिन हो रहा है, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्रकार क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है, तो मान आएगा +1/2। और ये 1/2 का क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है और यहां पर इस तरफ देखो, और जो स्पिन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है। और यहां पर स्पिन भी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा, +1/2। अगर मैं एनर्जी के टर्म में देखूं, देखिए अगर मैं अब एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी आएगी कुछ इस प्रकार से। देखिए जब तक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया गया तो एनर्जी सेम रहेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाएगा, एक जगह आएगी हाई एनर्जी, एक जगह आएगी लो एनर्जी। अच्छा, हाई एनर्जी कब आएगी, जब -1/2 मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। यानी जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहां पर कुछ इस प्रकार से रोटेशन होगा। और लो एनर्जी कब होगी, जब +1/2 होगा। जब स्पिन कैसा आएगा, +1/2। और यहां पर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ कब आएगा, जब इस प्रकार रोटेशन, ठीक, कुछ इस प्रकार रोटेशन होगा। तो जब हाई एनर्जी होगी तो -1/2 स्पिन आएगा, और जब लो एनर्जी होगी तो +1/2 स्पिन आएगा। यहां पर बेसिकली हम हाइड्रोजन या प्रोटॉन को देखते हैं। किसको देखते हैं, प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को बोल सकते हो। जैसे जैसे मैं ग्रुप ले रहा हूं, देखिए CH3O CH2 OCH3,
अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो यहां पर जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन है वो दो प्रकार के हैं। एक हाइड्रोजन वो है जो किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। एक हाइड्रोजन वो है जो इस ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, इस ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ अटैच है। जब मैं इसका एब्जॉर्प्शन कर्व बनाऊंगा, जो कि दो प्रकार के हाइड्रोजन है, तो दो प्रकार के पीक आएंगे इस प्रकार। पहला पीक जो आएगा वो CH2 वाले कार्बन का आएगा, और दूसरा जो पीक आएगा वो OCH3 वाले हाइड्रोजन के रूप में आएगा। दोनों पीक हाइड्रोजन या प्रोटॉन के आएंगे। पहला पीक तो CH2 वाले हाइड्रोजन का आएगा, दूसरा पीक OCH3 वाला जो हाइड्रोजन है उसका आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो प्रकार के हाइड्रोजन या दो प्रकार के प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, जिस कारण से हम फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन या पहचान कर सकेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन पाए जाते हैं, उस आधार पर हम यहाँ पर इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ESR की अगर हम बात करें तो यहां पर इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस की कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पैरा मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पहचान करता है। बेसिकली पहली बात तो माइक्रोवेव में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, माइक्रोवेव में पाया जा रहा है। जो माइक्रोवेव की जो लैम्डा है, जो माइक्रोवेव का क्या है, वेवलेंथ है, उसमें ये बेसिकली काम करता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पहचान करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, जैसे कोई एटम है उसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या कोई आयन हो गया, ठीक है, या कोई फ्री रेडिकल हो गया, कोई फ्री रेडिकल हो गया। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या ESR की बात करूं तो पहली बात, इसे इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता ही है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का मतलब, पैरा मतलब अकेला, अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां किस पे काम करता है, माइक्रोवेव पे काम करता है, यानी माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है उस पे काम करता है। EM रेडिएशन में माइक्रोवेव की रेडिएशन पर काम करता है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं, जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो वो ओड नंबर में हो, कोई आयन हो उसमें इलेक्ट्रॉन की पहचान हो सकती है, या फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की पहचान हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म की। सर्कुलर डाइक्रोइज्म, अगर इसकी बात की जाए
तो बेसिकली ये भी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रकार है। इसका प्रकार है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यहां पर दो प्रकार की वेव है। जो एक वेव होगी वो होगी लीनियर पोलराइज्ड वेव, ये लीनियर पोलराइज्ड वेव ये होगी इस प्रकार से, ठीक है। और जो दूसरी वेव होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा around the propagation, around the propagation। इस प्रकार से ये रोटेट करेगा प्रोपेगेशन के अराउंड, ठीक है। एक तो होगी लीनियर पोलराइज्ड वेव और दूसरी वेव कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो रोटेट करेगा किसके? अराउंड दी प्रोपेगेशन। जैसे प्रोपेगेशन हो रहा है उस तरह से क्या करेगा? रोटेट करेगा। यहां पर दोनों की जो वेवलेंथ है दोनों की जो वेवलेंथ है, या मैं बात करूं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों की वेवलेंथ भी सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा? सेम होगा। लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। 90 डिग्री का, यानी दोनों की जो पीक होगी, दोनों की पीक होगी वो एक साथ नहीं मिलेगी, दोनों की पीक एक साथ आपस में अटैच नहीं होगी। दोनों की पीक में कितना डिफरेंस होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों में कितना डिफरेंस होगा? कितना फेज का डिफरेंस होगा? 90 डिग्री के फेज का डिफरेंस होगा। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये उन कंपाउंड्स पे काम करेगी जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? प्रकाशीय सक्रिय का मतलब क्या है? इसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय सक्रिय। जो लाइट को या प्रकाश को एक निश्चित या फिक्स डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक है। जो ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे, या जिनमें किरेल कार्बन पाया जाएगा। अच्छा, किसकी डिटेक्शन में काम आएगा? तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में काम आएगा, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में, या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में ये काम में आएगा। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशीय सक्रिय हो, जो लाइट को एक निश्चित डायरेक्शन में घुमा दे, ठीक है, जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन की और की सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने में डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन में या प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शन में ये बेसिकली काम में आता है।
देखिए ये क्वेश्चन सेट 2013 में है। इन आइसोटोप लेबलिंग करने के बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या डिटेक्ट करेगी? डिफरेंस इन आइसोटोप मास में डिफरेंस नहीं, डिफरेंस इन आइसोटोप वाइब्रेशन मोड। बिल्कुल हम जानते हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो उत्तर सेकंड सी हो जाएगा। एटम विद डिफरेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो नहीं, और रेडियो एक्टिविटी डिके बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट 2013 में आया।